देवियों सज्जनों नमस्कार। आज के इस हॉल ऑफ फेम एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हॉल ऑफ फेम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे पब्लिश्ड ऑथर्स से, जिन्होंने हाल ही में अपनी किताबें रिलीज करी हैं। और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बने हुए हैं रवीश मल्होत्रा जी। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये रीजनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर हैं, एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं दिल्ली एनसीआर में। और बहुत सारा ट्रैवल करते हैं अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में। बहुत बहुत स्वागत है रवीश जी आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद गिरा जी। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। और मेरा पहला सवाल कि क्या इंस्पिरेशन रहा आपकी जो किताब है बिजी टू बैलेंस। तो सबसे पहले तो उसका एसेंस बता दीजिए कि क्या है ये बिजी टू बैलेंस, और क्या पढ़ने वालों को इसमें मिलेगा, और किस चीज ने आपको ये ट्रिगर किया, इंस्पायर किया कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको लिखना है। तो गेरा जी, सबसे पहले तो बिजी टू बैलेंस जैसे नाम ही बताता है। आजकल अगर आप देखें, हर एक इंसान भाग रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि वो बिजी है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट्स में, जो है बिजी हैं, बट किस चीज में बिजी हैं। फिर अगर पर्सनल लाइफ में भी देखें तो सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं आप लगे रहते हैं। आपको ऐसा लगता है आपका टाइम जा रहा है। बट फिर प्रॉब्लली जब आप रिफ्लेक्ट बैक करते होंगे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में, जो भी आपका टाइम पीरियड है, फिर ग्रेजुअली आपको थोड़ा समझ में आता है कि कुछ अचीव नहीं हुआ, पर्पस क्या था मेरा। तो ट्रिगर यही किया कि और ये जितनी भी बातें मैंने किताब में लिखी हैं, जो आने आने वाले सवालों में हम बात करेंगे, कि ये सब मैंने खुद प्रैक्टिकली महसूस करी, देखी, जानी, और उसी को लिखा। हाँ, कुछ थ्योरीज हैं जो मैंने इसमें मॉडिफाई करी हैं, बनाई हैं, बताई हैं। बट एक एक चीज इस किताब में सर, जो भी टेक्निक है, वो मैंने खुद पिछले अपने 21 साल के करियर में जो है उसको किया है। इंस्पिरेशन ये था सर कि अगर मैंने स्ट्रगल किया है इन चीजों में, तो आई एम श्योर बाकी लोग भी करते होंगे या कर रहे होंगे। तो फिर बाकी लोग क्यों करें। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से या अपनी स्ट्रगल से या अपने नॉलेज से और लोगों को थोड़ा आसान बना सकता हूँ उनका काम, उनको उनके जीवन का महत्व समझा सकता हूँ, या उनकी एक जो आजकल नई टर्म चल रही है प्रोडक्टिविटी, उसको थोड़ी बढ़ा सकता हूँ, तो क्यों ना। तो ये सर कॉम्बिनेशन थे सारे के सारे, जिन्होंने मेरे को एक किताब लिखने के लिए इंस्पायर किया। जी रवीश जी। तो बहुत अच्छा है कि बिकॉज आज की तारीख में बिजी तो हैं, लेकिन वो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और पास्ट में भी हमने देखा है बहुत सारे ऑथर्स ने प्रोडक्टिविटी पे काम किया है, अपने अपने फ्रेमवर्क्स दिए हैं। लेकिन आपने अपनी किताब में एक 7 स्टेप प्रोडक्टिविटी सिस्टम का जिक्र किया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है ये 7 स्टेप प्रोडक्टिविटी सिस्टम, और कैसे ये अलग है जितने भी हम प्रीवियसली जो टाइम मैनेजमेंट के सिस्टम देखते हैं या प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क्स देखते हैं, उनसे कैसे ये आपका सिस्टम अलग है जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। सर पहली बात तो ये है कि ये काफी कंप्लीट फ्रेमवर्क है अपने आप में। जो 7 स्टेप की हम बात कर रहे हैं, अगर हम पहले स्टेप से करें, थिंग से लेकर लास्ट स्टेप तक जो है, जो इसका रिफ्लेक्ट बैक या एग्जीक्यूशन वाला स्टेप है, तो ये अपने आप में काफी कंप्लीट है कि कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी काम, कोई भी आपको एक टारगेट अचीव करना है, वो टेंजिबल इंटेंजिबल जो भी है, सबसे पहले वो आपके दिमाग में उत्पन्न होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बड़ा छोटा सा आविष्कार लेते हैं दुनिया में, जो है बल्ब। बल्ब थॉमस एडिसन ने बनाया, बट ये थॉमस एडिसन के दिमाग में सबसे पहले बना होगा, और फिर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया होगा, इसकी प्लानिंग करी होगी, इसको लेके क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। तो ये 7 स्टेप सर उसी के ऊपर बेस्ड है कि सबसे पहले आप सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू ड्राइव योर सेल्फ। आप इसको आने वाले बकेट्स में बांट सकते हैं। मे बी आप 2 साल का पीरियड ले सकते हैं, 5 साल का ले सकते हैं, बट जो भी आप जैसे भी लेना चाहें, थिंक के बाद आपके माइंड में एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आपको यही करना है। क्योंकि अगर आपके माइंड में सर क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो फिर वो सेल्फ डाउट के चक्रों में आप उलझ के रह जाओगे, वो मेंटल बैरियर्स को आप तोड़ नहीं पाएंगे।
तो इसी के फिर आप एक प्लान बनाएंगे, फिर वो प्लान को आप, अगर आपको लगता है काफी बड़ा प्लान है, तो आप उसको छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट में सर उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। जो बाकी टेक्निक्स अगर हमने टाइम मैनेजमेंट की सुनी है, जिनका मैंने अपनी किताब में जिक्र भी किया है, जो एसिन टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है या पोमोडोरो टेक्निक्स है, हम उनको भी सर इस सिस्टम में एक पार्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, बट वो थोड़ा एज एंड व्हेन कैसे करना है देखना पड़ेगा। लास्ट में सर आप एक प्लान है, आप उसको प्लान को एग्जीक्यूट करिए। और जो सबसे आपका मुश्किल काम है, जिसे कि टेक्निक कही जाती है ईट द फ्रॉग, जो भी आपके उस प्रोसेस में या टारगेट में, मैं कहूंगा उसको सबसे पहले कर लीजिए। हर एक इंसान का सर एक प्रोडक्टिव टाइम होता है, एक प्रोडक्टिव साइकिल होती है, दैट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप कोशिश करके वो अपना टाइम आइडेंटिफाई करिए, देन लास्ट में सर एग्जीक्यूट करिए। रिफ्लेक्ट बैक सर जरूर करिए कि आप जो कर रहे हैं उसको चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये सर 7 स्टेप्स हैं, और एक अपने आप में काफी कंप्लीट फ्रेमवर्क है सर। जी बिल्कुल। अगला सवाल भी मेरा थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने जिक्र किया अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट, या पोमोडोरो टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जी लेकिन ज्यादातर हम ये पाते हैं कि उन टेक्निक्स का जो फोकस होता है वो इस पे होता है कि एम्प्लॉय ज्यादा काम करे। लेकिन आपने अपनी किताब में जो जिक्र किया है वो फुलफिलमेंट का जिक्र किया है, पीस ऑफ माइंड का जिक्र किया है, कंटेंटमेंट का जिक्र किया है, और एक बैलेंस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने का जिक्र किया है। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये क्या है, क्यों आप फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं, क्यों पीस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, और सर, कैसे मैं पीस ऑफ, आपके ये फ्रेमवर्क से अचीव किया जा सकता है। सर देखिए, हम सब अलग अलग हैं। नो ह्यूमन, नोट ह्यूमंस आर सेम। आपके सबके पर्पस अलग हो सकते हैं, आपकी जर्नी अलग हो सकती है। अब मैं हमेशा से ये मानता हूं कि आपका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है सर, वो आप खुद ही हैं। आप अगर दूसरों को कंपेयर करने लग जाएंगे या खुद से दूसरों को कंपेयर करने, तो आप कहीं पीछे रह जाएंगे। तो फिर आप ज्यादा तो कर रहे हैं, मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल, आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि एक टीम में मान लीजिए 5 लोग हैं, तो वो 5 के 5 लोग जो हैं एक दूसरे से compete करने में लगे हुए हैं कि किसने ज्यादा किया, किसने ज्यादा किया। बट उसका पर्पस क्या है? मे बी कभी कभार आपको शॉर्ट टर्म विन मिल जाएगी, बट फिर एक खोखलापन रह जाता है सर। तो मैंने इसीलिए ये बैलेंस वर्ड यूज किया अपने बुक में, और इसका एक सब टाइटल भी जो आपने जैसे बोला कि कंटेनमेंट द पीस, फुलफिलमेंट द पीस ऑफ माइंड। तो इसी पे मैंने इसलिए इतना जोर दिया है। टेक्निक्स इसमें काफी जरूरी हैं, जैसे मैंने कहा, जो मैंने कहा इस्तेमाल करने के लिए, बट आप एज एंड व्हेन उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप आगे बढ़िए, पर्पस क्लियर रखिए, वाई क्लियर रखिए कि आपको वो अचीव क्यों करना है। और किसी से कंपेयर मत करिए। मेरा एक बड़ा सीधा सा प्रिंसिपल है सर कि आर यू बेटर देन यस्टरडे? तो आप खुद से कंपेयर करिए और देखिए कि 3 महीने पहले या 6 महीने पहले आप कहाँ थे, विद जो भी आपके लाइफ के टारगेट्स हैं। और अगर आप उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इन माय व्यू यू आर डूइंग गुड। और यही बात मैंने अपने किताब में 1-2 चैप्टर्स में बताई भी है सर। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हमें वास्तव में कुछ चेंज लाना है अपनी लाइफ में तो वो पुराने ढर्रे पे चल के नहीं होगा। जी आपको कुछ ना कुछ नया परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि मुझे अब बैलेंस्ड लाइफ की तरफ जाना है, जहाँ पे मेरा प्रोडक्टिविटी भी अच्छा है, मेरे पास एक फुलफिल्ड लाइफ है। हालांकि इसके मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, जी लेकिन कौन सा वो पहला स्टेप है जो उसको लेना चाहिए, और कितना क्रिटिकल है ये पहला स्टेप लेना टू स्टार्ट ऑन दिस जर्नी। सर, इसमें मैं बोलूंगा 2 चीजें हैं जो इंटर रिलेटेड है। आपकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द बिगर पिक्चर या टुवर्ड्स योर पर्पस, और दूसरा सर उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपका सेल्फ डिसिप्लिन। 2 चीजें अगर आप इंप्लीमेंट कर लें, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, या जो आपका टारगेट है, जो आपने सोचा है। कमिटमेंट इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि चैलेंजेस आएंगे, यू हैव टू ओवरकम दी चैलेंजेस, और चैलेंजेस आपके यूनिक हो सकते हैं। मे बी आप सेम जर्नी पे हैं, 2 लोग अगर सेम जगह भी काम कर रहे हैं या सेम फील्ड में भी हैं, तो उनके चैलेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं सर, क्योंकि उनके मे बी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस हो सकता है। दूसरा सर, सेल्फ डिसिप्लिन। आप कितने प्रतिबद्ध हैं अपने लक्ष्य की तरफ?
तो ये दो चीजें मैं बोलूंगा सर, कमिटमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन सर। जी बिल्कुल, कमिटमेंट भी होना चाहिए और एक थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन भी होगा, तभी आप इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। और अल्टीमेटली बहुत सारे अलग अलग रोल हम लाइफ में अदा करते हैं। घर पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग है, बच्चों की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग है, और बॉस की तरफ कुछ अलग है। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। और उसके लिए एज यू सेड कि कमिटमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। बहुत बढ़िया। ओके, अब मैं थोड़ा सा, ये सवाल हो सकता है पर्सनल हो। अ, आपने अपनी 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव है आपका कॉरपोरेट का। आपकी अपनी कॉरपोरेट जर्नी में, कॉरपोरेट लाइफ में, क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आया कि जहां पे आपने आपको व्यस्त पाया लेकिन प्रोडक्टिव नहीं पाया, या आपने सोचा कि मुझे बैलेंस स्टेट की तरफ बढ़ना है या करना है तो कैसे करना है? क्या इस तरीके का कभी कोई मोमेंट आया, और अगर आया तो कैसे आपने उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़े? क्योंकि मेरा ये मानना है कि किताब का आइडिया कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ की जर्नी से तो जुड़ा होता है। सर आपका मानना बिल्कुल सही है। और मैंने अपनी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट करी थी साल 2005 में। और 2009 तक आते आते मैं ट्रेनिंग के फील्ड में पूरी तरह घुस गया था। और फिर मैंने रियलाइज किया कि 2009 से लेकर प्रॉब्ली 2012 तक मैं काम तो कर रहा था, मैं जगह जगह जा भी रहा था, मेरे को प्रोजेक्ट्स भी थे, एक अच्छी कंपनी में भी था, सब चीजें थी। बट मैंने रियलाइज किया कि एक तो वो जो मैंने कंटेनमेंट वाली बात कही वो मेरे को नहीं आ रही थी। और दूसरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा करियर कहीं नहीं बढ़ रहा था। बढ़ने की मेरा मतलब है कि काम था, पूरा दिन में बिजी रहता था, सुबह उठ के चले भी जाता था, शाम को आता था, पूरा दिन कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहता था। एक अच्छी टीम भी थी, अच्छे लोग थे, अच्छी कंपनी थी। बट आई ग्रेजुअली रियलाइज कि ऐसे ज्यादा मामला चलेगा नहीं। तो फिर मैंने इस पे सर वर्क किया। पहले तो मैंने आइडेंटिफाई किया, तो मैंने देखा कि मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं सीख रहा हूं, मेरी जर्नी का कुछ पर्पस नहीं है। इट्स लाइक कि मैं गाड़ी मिली हुई है, मैं गाड़ी चलाया जा रहा हूँ, चलाया जा रहा हूँ, गाड़ी सीधा चली जा रही है, बट मुझे खुद को ही नहीं पता कि मुझे गाड़ी कहाँ रोकनी है और क्यों रोकनी है और मेरा गाड़ी चलाने का पर्पस क्या है। देन मैंने इस बात पे सर काफी, मैं बोलूँ तो सेल्फ अवेयरनेस करी, अध्ययन किया। एंड आई रियलाइज कि जब तक एक माइलस्टोन नहीं होगा तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। और मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आई शुड बी हैविंग माइलस्टोन। मैंने सर बहुत बड़े माइलस्टोन नहीं बनाए, मैंने इनिशियली 2-2 साल के ही बनाए। और फिर जो 7 स्टेप है, मैंने वहां से मैंने ये 7 स्टेप कंटेंट खुद के ऊपर ही पहले अप्लाई किया है। जितनी भी टेक्निक्स की मैंने बात करी, अर्जुन वर्सेस इम्पोर्टेंट, पोमोडोरो या जो भी और है, तो ये सारी मैंने करी। और जो कमिटमेंट हुआ, पर्पस है, वो भी मैंने यहीं से सीखा सर। एंड देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years I realized कि I am moving in the right direction. I am more contained. I am more known than others than previously. जैसे अगर मैं कह सकता हूं तो मेरा पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में सर एक नेटवर्क इंक्रीज हुआ, मेरी नॉलेज इंक्रीज हुई। ऑब्वियसली मैंने इसमें करियर में मुकाम भी हासिल किया, ज्यादा बड़ी टीम मिली, तो आई फेल्ट आई वाज ऑन दी राइट पाथ आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टफ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा रवीश जी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का बहुत बोलबाला है, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सबको मजबूर कर दिया है कि आप अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। और मैं कुछ ऐसी कंपनीज को भी जानता हूं जहां पे 2 साल पहले तक 250 लोगों का मैन पावर था, और आज उनके पास 70 लोग हैं, और काम वो उनसे बराबर या शायद बेहतर भी कर रहे हैं। तो आप इस पूरे प्रोडक्टिविटी के सिनेरियो में टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं? सर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बट मैं टेक्नोलॉजी को दोस्त की तरह देखता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को दुश्मन की तरह या थ्रेट की तरह नहीं देखता। और मैंने काफी कुछ सीखा भी है सर टेक्नोलॉजी से, और मैंने इसका काफी फायदा भी उठाया। बट अगर आप
जो मैं एक इस बात में मानता हूँ सर, मैं ये मानता हूँ कि अ, जो भी एआई का सिस्टम है, चाहे वो आप को पायलट कह लीजिए, चाहे आप ग्रोक कह लीजिए, चाहे आप जेमिनाई कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये इंसान ने ही बनाया है सर। हम इसको अपने प्रोडक्टिविटी के लिए, फायदे के लिए, बेहतर होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। होता क्या है सर कि इफ आई में से सो कि जो काम नहीं करता उसी को इससे खतरा लेने की आवश्यकता है, या जो अपना पर्पस नहीं जानता है सर। मुझे तो ऑन अ पर्सनल नोट मैं काफी सारी टेक्निक्स इस्तेमाल भी करता हूँ सर। टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप बात करें, मैं कंटेंट के लिए भी इसको यूज करता हूँ, मैं कंटेंट ब्यूटिफिकेशन के लिए भी यूज करता हूँ, मैंने काफी सारे सब्सक्रिप्शन भी इसके ले रखे हैं, एंड आई यूज इट। मैं नॉलेज इंक्रीज के लिए भी यूज करता हूँ। आई डू अ लॉट ऑफ अटेंड लॉट ऑफ वेबिनार्स एंड ऑल दो स्टफ। तो मुझे तो पर्सनली बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि मैं सीख पाया कि इससे क्या करना है। मेरे फोन में ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैंने उसमें रिमाइंडर्स रखे हुए हैं। तो दिस टेक्निक ऑल्सो हेल्प्स। तो मेरे लिए तो सर टेक्नोलॉजी दोस्त है, और मैं जो लोग हमारे सुन रहे हैं, मैं उनको भी यही बोलूंगा कि यदि आप टेक्नोलॉजी को दोस्त बना लें तो आपको भी पर्सनली प्रोफेशनली दोनों लाइफ में बहुत फायदा होगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसको सीखने और समझने की आवश्यकता है सर। करेक्ट, बिल्कुल। और आज की तारीख में तो शायद हम ये बात कर रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या बहुत सारी चीजें, 5 साल के बाद ये जिक्र ही नहीं होगा, बिकॉज दैट विल बी द वे टू वर्क। एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली सर। ऑब्वियस एक ऑब्वियस सी चीज बन के रह जाएगी कि जो भी काम होना है वो इसके थ्रू ही होना है। तो अभी आज अगर हमने कैलकुलेशन करनी हो तो जरूरी नहीं है ना दिमाग में कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर है आपके पास, इजी तरीका है, तो उसको इस्तेमाल कीजिए। सो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, और आने वाले समय में शायद और बहुत ज़्यादा रोल टेक्नोलॉजी प्ले करेगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम नॉर्मली पूछ लेते हैं कि सफ़र कैसा रहा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो अब मेरा अगला सवाल आपकी राइटिंग जर्नी से है कि राइटिंग जर्नी में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो शुरू में तो हुई। तकलीफ ये हुई कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। आइडिया था, विचार था, थॉट प्रोसेस भी था, पता भी था क्या लिखनी है। और ये मेरी दूसरी किताब है। एक मैंने इससे पहले किताब और लिखी हुई है। तो उस टाइम थोड़ी ज्यादा तकलीफ हुई। और वो कहते हैं ना कि अगर आप सोचो, मैनिफेस्ट करो, तो साधन मिल जाते हैं। तो ऐसे ही सर फिर आप मिल गए। और फिर उसके बाद कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, फिर काम जरा फटाफट हो गया। तो लिखना में मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको थॉट प्रोसेस क्लियर है तो आप लिखिए। आप ये मत सोचिए कि आप जो लिखेंगे पसंद आएगा कि नहीं। आप ईमानदारी से लिखिए सर, ऑनेस्टी से लिखिए, लोग आपको पसंद करेंगे। मुझे तो 2 किताबें लिख के यही समझ में आया है, मुझे अप्रिसिएशन मिला है। और पहली किताब लिख के अप्रिसिएशन मिला, तभी सर दूसरी लिखने का मोटिवेशन आया। तो ये बात मैं कहना चाहूंगा सर। चलिए, भगवान करे और बहुत सारी किताबें लिखें आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फायदा पहुंचे। रवि जी, अगर मुझसे आप मतलब ये पूछना हो कि 3 की टेक अवेज आपकी किताब के बता दीजिए, जो कि क्विकली हमारे श्रोताओं तक पहुंच जाएं, कोई भी मेन 3 टेक अवेज। सर पहला ये है कि आइडेंटिफाई योर पर्पस, बीट दी प्रोफेशनल लाइफ और बीट दी पर्सनल लाइफ। सेकंड ये है सर कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीबडी एल्स। यू आर गुड इनफ, यू आर द वन। एंड आप चाहें तो आप अचीव कर सकते हैं एटलीस्ट जो आप करना चाहते हैं। और ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब कुछ मैंने मेरी किताब में सर बताया हुआ है, राइट फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। एंड थर्ड ये है सर कि स्टे कमिटेड। इफ आपने कुछ टारगेट बना लिया है, कुछ गोल बना लिया है, तो फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन करिए सर। वो शाहरुख खान की पिक्चर का एक डायलॉग है ना सर, ओम शांति ओम का। अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहें तो कायनात आपको हासिल कराने में लग जाती है। तो मेरा ये कहना है कि कायनात तो तब आएगी सर, शिद्दत तो आपको लानी है। तो आप शिद्दत करिए, रास्ते अपने आप बनेंगे। तो ये 3 मैसेज है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जीक्यूशन इज द की। खाली सोचते रहने से नहीं होता है, राइट खाली कागज पे गोल लिख लेने से नहीं होता है, राइट खाली पर्पस क्लैरिटी से भी नहीं होता है। जब तक आप उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं, जब तक आप राइट उसको
एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो रवीश जी, वैसे तो बहुत मजा आ रहा है और ये विषय इतना लंबा है कि बहुत घंटों तक हम इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन पॉडकास्ट में समय की मर्यादा है, उसका ध्यान रखेंगे। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं? मैसेज यही है सर कि अ, सपने देखिए, अपने सपनों के बारे में सोचिए, उनको एग्जीक्यूट करिए, अपनी लाइफ जीतिए अपने तरीके से, और किताब पढ़िए, किताब को प्यार दीजिए। बस यही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत मजा आया रवीश जी आपसे बात करके, और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे क्लैरिटी मिली। और ये आपका जो 7 स्टेप प्रोडक्टिविटी सिस्टम है, दुआ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकें, प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकें, और एक बैलेंस्ड लाइफ, एक हैप्पी लाइफ की तरफ वो बढ़ सकें, ताकि ज़िंदगी के हर पहलू में, हर आयाम में तरक्की और ऊंचाइयों को हासिल कर सकें। सो दोस्तों, ये थे रवीश मल्होत्रा जी, जिनसे आज हमने बात करी उनकी नई किताब के बारे में, बिजी टू बैलेंस। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इसे देख रहे हैं फेसबुक पे तो पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें और हम नए नए ऑथर से आपकी मुलाकात कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद रवीश जी आपका बने रहने के लिए। थैंक यू थैंक यू। सो मच, थैंक्स अ लॉट।